6 बजे उठ सकते हो, 7 बजे उठ सकते हो, तो 6 या 7 बजे उठ करके वोकैबुलरी करंट अफेयर को पहले निपटा दो। इंग्लिश में आपको पता है कि एसएससी की जो वोकैबुलरी है वो फिक्स है, वही 3-4 हजार वर्ड घूमते फिरते आते हैं। हम बहुत ज्यादा पढ़ के गए थे 2018 वाले पेपर में, 8,000 से ज्यादा वन लाइनर करंट अफेयर हम याद किए थे, और स्टैटिक जीके का कोई पन्ना कोई जर्रा ऐसा नहीं था जो हम छोड़े हो, सब पढ़ के गए। और मेरे जीएस में 8 नंबर आए थे 50 में। जब तुम मॉक टेस्ट भी दोगे, मॉक टेस्ट के भी 10 सवाल तुमसे ऐसा होगा जो नहीं बनेंगे, तो क्या करना है, छोड़ना है कि सीखना है? सीखना है। टेस्ट में भी मेरे 34 नहीं आते थे भाई, टेस्ट में मेरा 18-19 आ गए ना, तो उस दिन ऐसा लगता था आज समोसा पार्टी खुद को देना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों से मैंने जीएस पढ़ा, अपने रूममेट जो मेरे थे यहाँ पे, उनके 12-12 नंबर आए थे। पेपर के बाद तो बात करना उन लोगों ने मेरे से छोड़ दिया था। असल में देखो, तुम्हारा जो सवाल है वो बड़ा जायज है। पता है क्या होता है, जब आप पहली बार कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो पहली बार ये कोई जीएस तो है नहीं कि जहां तुमने शुरुआत की थी अकबर से और खत्म किया तुमने हुमायूं पे, या हुमायूं से शुरुआत करके तुमने सीधा औरंगजेब पे खत्म किया है, कि तुम्हें पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, किसके शासन में गाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझो इस बात को, ये तुम्हारा मैथ्स है। मैथ्स को लोग, जैसे आज के समय ना बड़े इंग्लिश वाले भी चिढ़ते हैं यार मैथ्स से। ठीक है, सीपीओ में 250-250 नंबर का इंग्लिश आता है, लेकिन फिर भी उसके बाद में कि नहीं मैथ्स कम आता है, वेटेज ज्यादा क्यों है, हवाबाजी ज्यादा क्यों है, ये ज्यादा। बात कोई वेटेज की नहीं होती, बात कुछ की नहीं होती है। तो मतलब दुखती रब होता है बच्चों का। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, देखो आपके 4 विषय हैं, आप समझिए यहाँ पे, और ये बहुत टेक्निकल है, थोड़ा केस स्टडी करोगे ना तो समझ में आएगा। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है, जीएस है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये 4 सब्जेक्ट चाहिए। स्टेट में तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश छोड़ करके फिर तुम्हारा जो है बाकी तीनों विषय का अपना यूज है। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या, बहुत सही तरीके से देखना, जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश में यहाँ पर क्या है, रीजनिंग हो गया और आपका जीएस हो गया। सबसे पहले शुरुआत रीजनिंग से करते हैं। आप सब यहाँ पर बैठे हुए बेहतर तरीके से जानते हैं कि रीजनिंग में 40+ स्कोर लाने के लिए मैक्स टू मैक्स 6 से 8 महीने, इससे ज्यादा का वक्त आपको नहीं लगेगा। ठीक है, रीजनिंग में साथ में इतना कोई सवाल मतलब नहीं बन सकता है हर चैप्टर में इतना पेचीदा कि वो तुम्हारे समझ के ही बाहर हो जाए। ऐसा नहीं होगा कैलेंडर में कुछ ऐसा सवाल बना दिया जाए जो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हर चैप्टर पे तुम नहीं बढ़ा सकते, हाँ 2-3 चैप्टर कभी सिलोगिज्म टफ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन बुरे से बुरे हालात भी रहे तो 40+ तुम स्कोर कर सकते हो। और हालांकि इसमें बुरे से बुरे हालात का कुछ नहीं चलता है, ज़्यादातर बच्चे 45+, 47+, 48+ वो स्कोर करके लेके चलते हैं। तो रीजनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सालों साल पढ़ने की आवश्यकता है। आप एक बार पढ़े और उसके बाद में बार बार सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपका इसमें रिवीजन हो जाता है। तो ये यहाँ पर बहुत बेस्ट होता है कि सर आपको एक बार अपना सिलेबस करना है और सिलेबस के साथ आपको सेक्शनल देना है। जीएस में कहानी यहाँ पर क्या होती है, कितना भी पढ़ लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, किस्मत बढ़िया रही तो ठीक है, नहीं बढ़िया रही तो काम खत्म है। उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ के गए थे 2018 वाले पेपर में, 8,000 से ज्यादा वन लाइनर करंट अफेयर हम याद किए थे, और स्टैटिक जीके का कोई पन्ना कोई जर्रा ऐसा नहीं था जो हम छोड़े हो, सब पढ़ के गए। और मेरे जीएस में 8 नंबर आए थे 50 में, सिर्फ 8 नंबर। और इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ 8 नंबर आया 2018 के पेपर में, बता रहा हूँ। कहने में भी शर्म लग रहा था कि सिंगल डिजिट पे लटके हुए हैं। और वही 2019 में क्या हुआ कि वो जो पढ़े थे बस उतना ही पढ़े, उसको हम रिवाइज करते गए। 8,000 करंट अफेयर नहीं पढ़े, सिर्फ 2,500 करंट अफेयर पढ़ के गए। ठीक है, और उसके बाद जब पेपर देने गए तो मेरे में सबसे मजे की बात ये थी कि जो डैम वाला क्वेश्चन होता है ना, डैम वाला, ठीक है, भाखड़ा नागल, और ये हम लोग ट्रिक याद करते थे, टिहरी सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा कोई डैम है तो टिहरी है, और सारे जनरली उत्तराखंड में ही मिलते हैं। भाखड़ा नागल हो गया, ये सारी चीज होगी। ताल वाले जितने हैं सब उत्तराखंड में मिलेंगे, भगवान के नाम से जितने हैं वो तो सारे के सारे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जैसे पेंच पार्क हो गया। तो मेरे में क्या हुआ कि लगातार 3 क्वेश्चन डैम के, 2 क्वेश्चन पार्क के, 5 के 5 क्वेश्चन लगातार मेरे में आ गए। भाई साहब मेरा मौज हो गया वहीं पे। मैं कहा इससे बेहतर और क्या चाहिए, ये बताओ। करंट अफेयर के जो 4 क्वेश्चन आए थे वो एकदम वही थे जो मैं पढ़ के गया था, और इस कारण मेरा जीएस में स्कोर आया 34 नंबर। और 8 नंबर से सीधा सीधा कहाँ पे 34। टेस्ट में भी मेरे 34 नहीं आते थे भाई, टेस्ट में मेरा 18-19 आ गए ना, तो उस दिन ऐसा लगता था आज समोसा पार्टी खुद को देना चाहिए। अब जीएस में स्कोर इंप्रूव हो रहा है, अब मेरे 34 नंबर आ गए वहां पे। तो तब जा करके 50-50-50 और ये 34 या 35 के करीब मिला करके 185 मेरे बने थे। ऐसे ही मेरे सीपीयू में भी 184 था, सीएचएसएल में भी 185 था, सीजीएल में भी मेरा इतना ही स्कोर था।
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है जीएस में कि तुमने पहली बात पढ़ाई कितनी की है और दूसरा तुम्हारा वो दिन कैसा है। अगर वो दिन बड़ा बेकार सा है तो यकीन मानो पढ़ा हुआ कितना भी तुम्हारा कोई काम नहीं आने का। ठीक है, जिन लोगों से मैंने जीएस पढ़ा, अपने रूममेट जो मेरे थे यहाँ पे, उनके 12-12 नंबर आए थे। पेपर के बाद तो बात करना उन लोगों ने मेरे से छोड़ दिया था। ठीक है, कि हमने इसको करंट अफेयर पढ़ाया, 36 नंबर लेके बैठा है, 35 नंबर लेके बैठा है। तो जैसे मैं इधर जाऊंगा ना, भाई थोड़ा ये बताना, अरे बिजी हूँ यार। तो ऐसे स्वभाव बदले हैं, मैंने लोगों को देखे हैं वहां पे। ठीक है, तो जीएस में तुम्हारा अपना एक पढ़ाई है और साथ में एक लक फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा मैं मानता हूँ जीएस में। बाकी हो सकता है दुनिया बेवकूफ कहे क्या गए, बट मैं तो इसको बहुत बड़ा लक फैक्टर मानता हूँ। इंग्लिश में कहानी क्या है? इंग्लिश में आपको पता है कि एसएससी की जो वोकैबलरी है वो फिक्स है। वही 3-4 हजार वर्ड घूमते फिरते आते हैं। आज भी आप मेरे से कोई एक वोकैबलरी आज भी अगर एसएससी के पेपर में आ जाए ना, तो मैं इतना तो गारंटी कह सकता हूँ कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है। हो सकता है थोड़ा कम याद हो, थोड़ा धुंधलापन हो दिमाग में, क्योंकि मुझे याद किए हुए रिवाइज किए हुए बहुत वक्त हो गया। लेकिन कोई ऐसा नया वोकैबलरी नहीं आता है। 4 साल का एवरेज अगर आप निकाल करके वोकैबलरी पढ़ के चले जाओ, वोकैब में 3 सेक्शन होता है, साइन एंटो होता है, वन वर्ड होता है और इडियम्स होता है। आप तीनों को पढ़ के चले जाओ, या मुश्किल से मार्केट की कोई 3 किताब पढ़ के चले जाओ, या एक ब्लैक बुक की जो तुम्हारी आती है वो पढ़ के चले जाओ, या एक संजीवनी है वो पढ़ के चले जाओ, कोई भी एक किताब मतलब पूरी तरीके से पढ़ लो, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट हो जाता है। अब वोकैबलरी, अब देखो इंग्लिश के भी 2 भाग हैं, वोकैबलरी और ग्रामर है। 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन वोकैबलरी के आते हैं यहाँ पे। और दुनिया किस चीज के पीछे दीवानी है? ग्रामर। एक टीचर का फीस जो लगता है 10,000 रुपये ऑफलाइन में लगता है, वो 10,000 में जनरली अगर 100 क्लास वो ले रहा है, 80 क्लास किसकी लेगा? ग्रामर। जबकि पेपर में वेटेज बराबर आता है। आप 2 साइनो आता है, 2 एंटो आता है, 2 वन वर्ड आता है, 2 इडियम आता है, कितने हो गए? 8 सीधा सीधा। 2 स्पेलिंग आता है, कितने हो गए? 10 हो गए। और सही से देखोगे तो क्लोज टेस्ट में और बाकी कॉम्प्रिहेंशन में भी 1 से 2 वोकैबलरी रहता ही रहता। 25 सवाल में 12 क्वेश्चन तुम्हारे वोकैब के हो गए, लेकिन इंसान सबसे कम प्राथमिकता इसको देता है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे सिर्फ 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा अगर आप इसको दोगे, रोज के रोज दोगे, ठीक है, सुबह उठे, पर्ची ले ली अपनी 20 क्वेश्चंस की, कमरे में टहलते रहे, पढ़ते रहे, उसको याद करते रहे वहां पे, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा बड़ा जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। अरे कई ऐसे इडियम फ्रेजेस तो मेरे को वोकैबलरी के नाम पे याद हो जाते थे, जैसे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब इतना समझ में आ जाता था कि यार कोई भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी है, मतलब हर संभव कोशिश करनी है, ये इसका मतलब हो गया। फ्रॉम हियर टू देयर मतलब भागम भाग वाली जिंदगी। ठीक है, मेयर्स नेस्ट हो गए, बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा। वहां पे कई ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिसके मतलब हैं, और उसी मतलब के आधार पर जो है आपका ईडियम बन जाता है। आप उसको याद कर लेते हो तो स्ट्रॉन्ग बनाओ जितना हो सकता है, बोल करके, रट करके, शब्द पढ़ कर करके, सारी चीजें यहाँ ट्रिक्स बना करके, ठीक है, वो बनाओ। अब डोल फूल शब्द है, डोली फूल गई, क्यों फूल गई भाई? फूल नहीं दिए उसको, डोल फूल हो गया, मतलब एक उदास सा चेहरा, उदास सा मन। तो ये इंग्लिश में भी बहुत मेहनत नहीं है, इसमें भी आप 40-45 प्लस आराम से स्कोर करके जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। आता है मैथ्स का। मैथ्स में क्या है ना, पहली बात, आपको दिखता है कि आपका सिलेबस फिक्स है, लेकिन आपका क्वेश्चन फिक्स नहीं है। इसमें क्या है कि तुम्हारा एक फिक्स वे है, फिक्स पैटर्न है कि हाँ इतना ही करना है, इसमें इतना ही करना है रीजनिंग में। लेकिन मैथ और जीएस ऐसा कितना भी कर लो मेरे भाई, यहाँ पर आपको हर बार जब भी पढ़ने जाओगे तो नया लगेगा। जीएस में आप कितना भी याद कर लो, फिर से दोबारा उसके अंदर में जाओगे तो एक नई गहराई, नया सवाल, नई चीजें मिलेंगी। इसमें बच्चा ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा बहुत लक का खेल है। इसमें कहानी क्या है, अभी मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, आप मेरी शीट पढ़ रहे हो, आपका रूममेट हो सकता है किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा हो, एक बार उसने आपको अपनी शीट दिखाई और आप उसके क्वेश्चन लगाना शुरू किया, आपसे 5 क्वेश्चन उसके नहीं लगे ना, तो आपका फोकस अब तुरंत उस 5 सवाल पे आ जाएगा। यार कैसे बनेगा बता दे एक बार। मैं गारंटी कहता हूँ यहाँ पे, हो सकता था जीएस के भी 5 सवाल आपसे नहीं बने हो, आप उसके पीछे नहीं भागोगे, आप इसके पीछे तुरंत भाग जाओगे। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमने यहाँ पर परसेंटेज पढ़ा और ये 5 सवाल नहीं बने। फिर आप उसके तरीके जानना शुरू करते हो। कभी मॉक टेस्ट में बढ़िया सवाल आ गया है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो ग्रुप में काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है आपके सामने, आप ईगो पे ले लेते हैं बड़ा जल्दी, ऐसे कैसे नहीं बना। और वो चीज आपकी रुचि बढ़ाते जाती है, बढ़ाते जाती है, बढ़ाते जाती है। इसीलिए अक्सर मैथ्स के वीडियोस पर ही व्यूज ज्यादा होते हैं। नया तरीका हमेशा, इसमें नया करने के भी ऑप्शंस बहुत होते हैं। परसेंटेज को ही पढ़ाने के 20 तरीके हैं, और 20 लोग हैं तो अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, और हर किसी से यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं।
मैं पढ़ाऊंगा मेरे से आप कुछ अलग सीखेंगे, किसी और की वीडियो होगी आप उससे कुछ अलग सीखेंगे, कोई टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको उससे आपको अलग सीखने को मिलेगा, और सीखने के इसका कोई अंत नहीं है। तो इसमें भी मेरा सजेशन होता है कि इसको भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे लेकर के आओ, इसके पीछे भी इतना मत भाग जाओ कि बाकी चीजें तुम्हारी छूट जाए। ये इंटरेस्ट है और ये थोड़ा गहरा घातक भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ्स का टीचर होकर के मैथ्स में खुद बोलूंगा थोड़ा कम रखो, ठीक है। कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से बैठा कोई भी व्यक्ति यहाँ मैथ्स की टीचिंग वाले राह पे चले। मैं चाहता हूँ आप सिलेक्शन की राह पे या तो आप सिलेक्शन की राह पे चले, सिलेक्शन ले लें, फिर आपको जिस सब्जेक्ट का विषय का टीचर बनना है आप उस सब्जेक्ट का बनिए। क्योंकि आपको पता भी नहीं, जाने अनजाने में आपके दिन के 8 घंटे से 9 घंटे के शेड्यूल में आप 4 घंटे से ज्यादा वक्त कब मैथ्स को देते हैं आपको पता भी नहीं, और आप 40 मिनट से भी कम वक्त आप जीएस को देते हैं आपको ये तक नहीं। बैठ करके कभी आप उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे, जबकि आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो चारों के चारों विषय के ऊपर में। अगर हम सीपीयू में ही देख ले उदाहरण के तौर पे, तो कितने कितने सवाल है, 50 50 50 50। आप मेंस में देख लो ना, प्री पे तो मेरिट बनती है, मेंस में देखो मैथ के कितने क्वेश्चन, 30 सवाल, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, कितने आते हैं, 45 आते हैं, रीजनिंग के 30 हो गए, और इसके कितने हो गए बताओ। तुम लोग को मेंस का क्वेश्चन भी नहीं पता है कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे कितने हो गए, 70 ये हो गए, और 100 130, 130 इंटू 3 390 नंबर का तुम्हारा पेपर। अब सोचो यहाँ पर कि मेंस में तुम्हारा यहाँ पर ये वेटेज है, इस तरीके से सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये वेटेज है, और सारा कट ऑफ सारी चीजें तुम्हारी इसी के ऊपर में बननी है। अब जो टैक्टिकली चलेगा तो वो इस बात को बेहतर समझेगा कि यार मेरे को पढ़ने तो सारे हैं, एक विषय के ऊपर में अगर मैं बहुत ज्यादा समय भी दे दूं तो सवाल का मतलब 90 नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन मेरे सिलेक्शन तो यहाँ पर बाकी तीनों विषय के ऊपर में भी होना है। तो जब भी अपना रूटीन बनाओ, जब भी अपना शेड्यूल बनाओ सुबह उठने में लेकर के शाम तक, तो पहले कोशिश करो कि मॉर्निंग आवर में उन चीज़ों को रखो जो याद करने वाली चीज़ है। जैसे 9 बजे से क्लास है तो 9 बजे मत उठो, 6 बजे उठ सकते हो, 7 बजे उठ सकते हो, तो 6 या 7 बजे उठ करके वोकैबलरी करंट अफेयर को पहले निपटा दो। मैथ की क्लास यहाँ से ले ली, जाने के बाद में अपना थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश का अपना ग्रामर का रख लिया, दोपहर के समय में रीजनिंग और ग्रामर रख लिया, शाम के समय में जो है अपना मैथ्स रख लिया। ये चीजें अपनाओ, और एक सब्जेक्ट के पीछे इतना दीवानापन जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि हम इतना पढ़ लेते हैं, जो पर्ची का सवाल था, हमें पता नहीं चलता कहाँ पर क्या लगाना है कैसे लगाना है। ये बीमारी तुम्हारे अंदर तब आती है जब खाली तुम शीट के आधार पे रहते हो। अगर इस शीट 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 से थोड़ा सा ऊपर उठ करके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, जो एसएससी मैथ की मैंने आपको बुक दी है वहां पर अगर उसके सारे क्वेश्चंस लगा दो, यकीन मानो किसी भी टीचर का या कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन तुम बनाना सीख जाओगे। और बुक लगाने में भी ऐसा होगा कि 5 से 10 सवाल तुमसे नहीं लगेंगे, इसीलिए मैंने डाउट टीचर रखा हुआ है। क्यों नहीं लगेगा भाई, जाहिर सी बात है कि बुक के अंदर की 100 बुक कह रहा है जो आपकी क्लासरूम शीट है उसके अंदर की 100 चीजें ऐसी हैं जो बुक में दी गई हैं वो बन जाएंगी। किताब में 5 चीजें ऐसी हैं जो मेरे भाई यहाँ शीट में नहीं दी गई थी, इसीलिए किताब मैंने कहा था लगाने को कि तुम उससे वहां पर कुछ सीख पाओ। जब तुम मॉक टेस्ट भी दोगे, मॉक टेस्ट के भी 10 सवाल तुमसे ऐसा होगा जो नहीं बनेंगे, उसको क्या करना है, छोड़ना है कि सीखना है, सीखना है। किताब क्यों कहा जाता है लगाने के लिए, कि जो नहीं बना उसको सीख लो, ताकि कभी पेपर में टकरा गया तो वहां पर ये ना हो कि तुमसे नहीं बना है। तो यहाँ पर जब शीट तुम लगाते हो पहले तो 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, रोज रात को बैठो 1-2 घंटा बैठो प्रैक्टिस करो, और इसके बाद में तब वहां पर अपने जो एसएससी मैथ वाली किताब है उसको लगाओ, उसको मत छोड़ो। तो ले जाकर के टेबल पे सजाने के लिए मत रखो, वहां पे कुछ नहीं होने, कभी नहीं होने वाला। सिर्फ अगर शीट के दम पर रहे, यकीन मानो कुछ मैथ खाली खाली समझ समझ में आएगा लेकिन क्वेश्चन बनाने के काबिल नहीं रहो। एक भी बंदा मेरे को ला करके खड़ा करके यहाँ दिखा दो जो ये कहता हो कि हम जो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं। और ये काम तुमको मैथ में भी नहीं करना, मैथ में भी करना है, रीजनिंग में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है। नहीं तो इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं होने का नतीजा ये होता है, नाउन पढ़ते हो तो नाउन का क्वेश्चन लग जाएगा, आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल का क्वेश्चन लग जाएगा, अब मिक्स क्वेश्चन देंगे तो लगेगा ही नहीं। तो समझ ही नहीं आएगा यार कहाँ पे है, खोज ही नहीं पाओगे और गलतियां तुमसे बतेरे होंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है ना वो तुम्हें इस तरीके से एकदम रिफाइंड कर देती है कि पकड़ में आ जाता है। 400-500 एरर एक बार लगा करके साथ में तो फिर देखो वहां तुम्हें एरर दिखने कैसे लगते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दो, अभी तुम खाली नोट्स 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 के चक्कर में हो कि नोट्स मेरे बन जाएं, चीजें मेरी बन जाएं, समझ में आ जाए। अभी तुम्हारा पहला फेज है तैयारी का। अभी अभी आप लोग का जो 8 से 10 महीना चलेगा अभी खाली यही चलेगा कि हाँ आ रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। लेकिन इसमें बाजी वो मार जाएगा जो पढ़ भी रहा है क्लास में और घर पे जा करके पीवाईक्यू से प्रैक्टिस भी कर रहा है, उसका बहुत बेनिफिट, वो बहुत आगे बढ़े।
साथ के साथ वो कोई भी पेपर भरता जाएगा ना, तो जो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका है उसके क्वेश्चंस वो उस पेपर में बना के आएगा। जैसे मैं तैयारी के दौरान मैंने आईबी का पेपर भरा था और उस समय सिर्फ 2 चैप्टर मैंने पढ़े थे, टीएसडी पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़ा था। यकीन मानो आईबी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं छोड़ के आया। 2017 की 18 की बात थी आई थिंक उस समय। आईबी का सारा क्वेश्चन हम टीएसडी और प्रॉफिट लॉस का लगा के आए, जबकि सिर्फ 2 ही पढ़े थे। तो ये मेरा अंदर था कि भाई जब पढ़ रहा हूँ जो सब्जेक्ट ना, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ दिए यहाँ के क्वेश्चंस तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे बाकियों के कुछ भी हो। ये अपने अंदर डेवलप करो। आप अभी नोट्स बनाओगे, स्टेज नंबर 1 सोचोगे अभी तो खाली कोचिंग जाते हैं, खाली नोट्स बनाएंगे, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी करेंगे, ये ऐसे नहीं चलता है काम। इस थॉट वाले कभी ना इस पार रहते हैं ना उस पार रहते हैं, बीच में लटके रहते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ रिवीजन पे फोकस करिए।